मैं 9 साल से अंडरकवर था। आखिरकार मैं अपने घर वापस आ गया था। मेरी पत्नी ने मेरे इंतजार में पूरी मेज खाने के पकवानों से सजा रखी थी। लेकिन जब मैं खुशी खुशी खाना खा रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरी पत्नी के दाएं हाथ की पहली उंगली मेज पर एक ताल में थपथपा रही थी। अगले ही पल मेरे जिस्म का सारा खून मानो जम गया। ये कोई आम थपथपाहट नहीं थी, ये मोर्स कोड था। मैंने ऊपर नहीं देखा। मैं वैसा ही खाने की मुद्रा में रहा। लेकिन मेज के नीचे मेरी उंगली ने चुपके से उसके थपथपाए कोड को जोड़ा। भागो। घर में 10 बग्स हैं। मेरा दिल बैठ गया। मेरी चबाने की हरकत वहीं रुक गई। मैंने धीरे से अपना सर उठाया और उसे देखा। सॉन्गसी के चेहरे पर अभी भी वही नरमी भरी मुस्कान थी। और वो अभी भी कह रही थी, सुनो, थोड़ा और खाओ। ये सब तुम्हारी पसंद का है। मैंने आज खास ज्यादा बनाया है। लेकिन उसकी आंखों में गहरा, ना मिटने वाला डर और इल्तिजा छिपी थी। वो मुझे वहां से जाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। मैंने अपने मुंह का खाना जबरदस्ती गले से नीचे उतारा। अपने दिल के अंदर उठते तूफान को दबाया। मैं घबरा नहीं सकता। 9 साल की अंडरकवर जिंदगी ने मेरे जज्बात को काफी पहले ही फौलाद बना दिया था। जितना ज्यादा खतरा, उतना ही शांत रहना होगा। मैंने अपने कांटे चम्मच रखे और मुस्कुराया। हाँ, घर के खाने का कोई मुकाबला नहीं। बस लंबा सफर था। थोड़ा थक गया हूँ और थोड़ा गंदा भी हो गया हूँ। पहले नहाने जाता हूँ, फिर कपड़े बदल लूंगा। सॉन्गसी की आंखों में एक पल के लिए घबराहट चमकी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। उसने हाँ में सर हिला दिया। उसकी मुस्कान थोड़ी जबरदस्ती की थी। अच्छा जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है। मैं खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ बढ़ा। मेरा हर एक कदम मजबूत था, लेकिन मेरे जिस्म की हर एक मांसपेशी सबसे उच्च अलर्ट स्टेट में आ चुकी थी। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, मैंने तुरंत शावर नहीं चलाया। इसकी बजाय मैंने इस छोटी सी जगह की जांच शुरू की। शीशे के पीछे, छत, हवा आने की जगह, टॉयलेट टैंक के अंदर, हर वो जगह जहां कुछ छिप सकता था। मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा, और वही हुआ। वॉश बेसिन के नीचे एक बेहद छिपाए हुए खांचे में मुझे माचिस की डिब्बी के बराबर एक ठंडी और सख्त चीज मिली। मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। मैंने बस अपनी उंगली से उसकी बनावट को हल्का सा छुआ। ये मिलिट्री लेवल का सबसे नया बग है। इसकी रेंज 500 मीटर तक है। ये दिल की धड़कन भी साफ सुन सकता है। मेरे पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। ये अब कोई आम निगरानी नहीं थी। ये प्रोफेशनल, जानलेवा ट्रैकिंग थी। आखिर ये कौन है? क्या मेरा मिशन खुल गया था, या सॉन्गसी को किसी ने कब्जे में कर लिया था? मैंने शावर चला गया। पानी की तेज आवाज ने पूरे बाथरूम को भर दिया। ये अभी के लिए कुछ आवाज को रोक सकता था। मैं ठंडे टाइल से टिक गया। मेरा दिमाग तेज रफ्तार से चल रहा था। 10। सॉन्गसी ने कहा था 10 हैं। इसका मतलब पूरे घर में कोई ऐसी जगह नहीं जहां उनकी नजर ना हो। मेरा हर एक लफ्ज, मेरी हर एक हरकत दूसरों के कब्जे में है। अभी भाग जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं चला गया तो सॉन्गसी का क्या होगा? जब वो मेरे घर को बग से भर सकते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने सॉन्गसी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। एक बार मैं भागा तो वो तुरंत मर जाएगी। मैं नहीं जा सकता। मुझे रुकना होगा और इन लोगों को ढूंढकर निकालना होगा। मैंने जल्दी से अपना जिस्म धोया। जब मैं बाथरूम से बाहर निकला, मेरा चेहरा दोबारा शांत हो चुका था। नहाने के बाद जैसा आराम होता है वैसा ही दिख रहा था। सॉन्गसी बर्तन हटा चुकी थी। वो सोफे पर बैठकर खुशी से एक शो देख रही थी। मैं जानता था वो उन छिपी आंखों और कानों के लिए नाटक कर रही थी। मैं पास गया और उसके बगल में बैठ गया। एक सेब उठाया। छोटे चाकू से धीरे धीरे उसे छीलने लगा। सुनो, तुमने इन कुछ सालों में बहुत मेहनत की है। सॉन्गसी ने सर घुमाकर मुझे लाल आंखों से देखा। मेहनत की कोई बात नहीं, बस तुम सही सलामत वापस आ गए। बस आजकल पापा की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। वो हमारे बारे में ही बात करते रहते हैं। क्या तुम कल मेरे साथ मम्मी पापा के घर उन्हें देखने चलोगे? सेब छील रहा मेरा हाथ रुक गया। उसके मोर्स कोड में उसके मम्मी पापा के घर जाने का कोई जिक्र नहीं था। ये नई बात थी। मैंने उसे देखा। उसकी आंखें इशारों और इल्तिजा से भरी थी। मैं समझ गया। जिस मम्मी पापा के घर की बात वो कर रही थी, वो असली वाला नहीं था। वो एक कोड नेम था। एक ऐसा कोड नेम जो बस वो और मैं जानते थे। ये वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पॉइंट था जो मैंने जाने से पहले उसके साथ तय किया था। एक बिल्कुल सुरक्षित जगह। मैंने छीला हुआ सेब उसे दे दिया। पूरा छिलका एक बार भी नहीं टूटा था। हम कल सुबह सुबह ही उन्हें देखने चलेंगे। अगले दिन अभी पौ फट ही हुई थी। सॉन्गसी और मैं बिस्तर से उठ गए। हमने आम पति पत्नी की तरह हैंड वॉश किया। नाश्ते पर उसने मेरी टाई बांधी। मैंने उसके बाल संवारे। बाहर निकलने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपना सर मेरे कांधे पर रख दिया। सुनो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसकी आवाज बहुत धीमी और सच्ची घबराहट से कांप रही थी। मैं जानता था कि वो मम्मी पापा के घर जाने से नहीं डर रही। वो आज के हमारे प्लान को लेकर परेशान थी। मैंने उसके हाथ को थपथपाया और उसके कान में फुसफुसाया। डरो मत, मैं हूं ना। मैंने ये सिर्फ उसके लिए नहीं कहा, बल्कि उन लोगों के लिए भी कहा जो बग से सुन रहे थे।
मैं चाहता था कि वो ये माने कि मैं बस एक आम पति हूँ, जो 9 साल बाद वापस आया है और अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। हमने लगभग 10 साल पुरानी वोक्सवैगन गाड़ी चलाई। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने गाड़ी की अपनी आम जांच की। गाड़ी के नीचे कोई ट्रैकर नहीं था। अंदर भी कोई नए सुनने वाले आले नहीं थे। उन्हें लगा कि घर पर लगाए 10 बग्स मेरी हर हरकत पर नजर रखने के लिए काफी हैं। गाड़ी धीरे धीरे सोसाइटी से बाहर निकली। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि एक काली ब्यूइक हमारे पीछे एक तय दूरी पर चल रही थी। मैं मन ही मन हंसा। जैसे मुझे उम्मीद थी वो आ गए। सॉन्गसी ने भी उसे देखा। उसका जिस्म तुरंत अकड़ गया। पीछे मत देखो, मैंने धीमी आवाज में कहा। साथ ही मैंने कार स्टेरियो चला दिया। तेज पॉप गाने ने हमारे तनाव भरे, तेज धड़कते दिल को दबा दिया। अगले चौराहे पर ग्रीन लाइट के बस 3 सेकंड बचे थे। मैंने गाड़ी धीमी नहीं की। इसकी बजाय मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। लाइट रेड होते ही गाड़ी निकल गई। वो काली ब्यूइक पीछे बुरी तरह जैम में फंस गई। सॉन्गसी ने एक हल्की सांस ली। क्या हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया? अभी नहीं, मैंने रियर व्यू मिरर को शांति से देखते हुए कहा। प्रोफेशनल पीछे करने वाले सिर्फ एक गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। वो जल्द ही दूसरे चौराहे से हमारा रास्ता काटेंगे। वही हुआ। 5 मिनट से भी कम समय में एक सिल्वर ग्रे होंडा हमारी गाड़ी के पीछे आ गई। सॉन्गसी का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। घबराओ मत, मैंने उसे दिलासा दिया, जबकि मेरा दिमाग तेज रास्ता बनाने के लिए चल रहा था। मैं सीधे उस सुरक्षित जगह नहीं जा सकता था जिस पर हमने बात की थी। इससे हमारा मकसद साफ दिख जाता। ये उन्हें सीधे बताने जैसा था कि मुझे पता है वो हम पर नजर रखे हुए हैं। मुझे पहले किसी ऐसी जगह जाना था जो उन्हें उलझा सके और हमें कुछ देर के लिए निगरानी से बचाने दे। मैंने स्टीयरिंग व्हील को तेजी से मोड़ दिया और गाड़ी एक छोटी बगल वाली सड़क पर चली गई। हम कहाँ जा रहे हैं? सॉन्गसी ने घबराकर पूछा। तुम्हारे असली मम्मी पापा के घर, मैंने कहा। सॉन्गसी हैरानी में जम गई। 20 मिनट बाद गाड़ी उस सोसाइटी के बाहर रुकी जहां उसके मम्मी पापा रहते थे। मैं सॉन्गसी के साथ गाड़ी से बाहर निकला। हाथ में वो फल और हेल्थ सप्लीमेंट्स थे जो हमने पहले तैयार किए थे। मैं छिपी आंखों को महसूस कर सकता था जो साय से हम पर टिकी थी। मैं यही चाहता था कि वो देखें कि हम सच में बस बुजुर्गों से मिलने आए हैं। जब उसके मम्मी पापा ने मुझे देखा तो वो हैरान भी हुए और खुश भी। उन्होंने मुझे खींचा और मुझसे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। सॉन्गसी उनसे आम बातें करती रही, लेकिन उसका चेहरा पूरे टाइम थोड़ा पीला ही रहा। मैंने बहाना बनाया कि मुझे बाथरूम जाना है। दरवाजा बंद करते ही मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। ये फोन मैंने कल एक आम सड़क के ठेले से वापस आते वक्त खरीदा था। इसमें एक नया सिम कार्ड और फोन नंबर था। मैंने कोई फोन कॉल नहीं किया। इसकी बजाय मैंने जल्दी से एक टेक्स्ट मैसेज टाइप किया। प्लान शुरू हो गया है। टारगेट आ गए हैं। बैकअप की जरूरत है। मैंने एक एन्क्रिप्टेड नंबर पर टेक्स्ट भेजा। 3 सेकंड बाद मुझे एक जवाब मिला। वो बस एक लफ्ज था, अप्रूव्ड। मैंने सारे मैसेज मिटा दिए और बाथरूम से बाहर आ गया। हम पूरी दोपहर उसके मम्मी पापा के घर रुके। हमने खाना खाया, बातें की और टीवी देखा, बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार की तरह। दोपहर 2 बजे तक मैंने उसके पिता से कहा, पापा, मैं सॉन्गसी को मॉल लेकर जा रहा हूँ ताकि उसके लिए कुछ नए कपड़े खरीद सकूं। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। जाओ जाओ, शाओसी के साथ वक्त बिताओ। हम फिर से घर से निकल गए। वो सिल्वर ग्रे होंडा अभी भी हमारे पीछे चल रही थी। जब गाड़ी हमारे पीछे चल रही थी तो उसने कभी उदास नहीं किया। होंडा अभी भी सोसाइटी के बाहर खड़ी थी, जैसे मुझे उम्मीद थी। जब ड्राइवर ने हमें बाहर आते देखा, उसने तुरंत कार स्टार्ट की और हमारे पीछे होने लगा। हम सिटी सेंटर के सबसे बिजी हॉल गए। मैंने अंडरग्राउंड गैराज में कार पार्क की, फिर मैंने सॉन्गसी का हाथ कस के पकड़ा और भीड़ भाड़ वाले मॉल में अंदर चला गया। मेरे बिल्कुल पास रहना, मैंने उससे कहा। हम कपड़ों के सेक्शन की तरफ बिल्कुल नहीं गए। इसकी बजाय हम लिफ्ट से सीधे 5th फ्लोर पर सिनेमा हॉल गए। मैंने सबसे नए शो की 2 टिकट्स खरीदी। वो एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थी जो अभी रिलीज हुई थी। हॉल लगभग पूरा भरा हुआ था। हमारी टिकट चेक हुई और हम अंदर गए। अंदर डार्कनेस में हमने अपनी सीट्स ढूंढ ली। मैं महसूस कर सकता था कि कम से कम 2 लोग हमारे पीछे अंदर आए हैं। वो हमसे थोड़ी ही दूरी पर पीछे बैठ गए। मैंने पीछे नहीं देखा, बस पॉपकॉर्न सॉन्गसी की गोद में रख दिया। मूवी शुरू हुई। तेज साउंड इफेक्ट्स कान फाड़ रहे थे। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था, मैं सॉन्गसी के कान के पास झुका। 3 मिनट में मूवी में एक बड़ा धमाका होने वाला है। लाइट 1 सेकंड के लिए फ्लैश करेगी। जैसे ही मैं तुम्हें खींचूं, हम लेफ्ट वाले इमरजेंसी एग्जिट से निकल जाएंगे। सॉन्गसी ने घबराते हुए हाँ में सर हिला दिया। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो ठंडा पड़ चुका था। एक सेकंड बीतता गया। स्क्रीन पर हीरो टाइम बॉम्ब डिफ्यूज कर रहा था। 3, 2, बूम! एक कान फाड़ने वाला धमाका हुआ। स्टोरी के हिसाब से हॉल की सारी लाइट्स वाइडली फ्लैश करने लगी। यही सही मौका था। मैंने सॉन्गसी को ऊपर खींचा। हम झुककर लेफ्ट वाले इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागे। हमने दरवाजा ढकेला और डार्क स्टेयरवेल में घुस गए। हमारे पीछे से 2 आदमियों के चिल्लाने और पीछा करने की आवाज आई। उन्हें हमारा प्लान समझ आ गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमरजेंसी स्टेयरवेल डार्क और लंबा था।
मैं सॉन्गसी को खींचते हुए सेकंड बेसमेंट फ्लोर तक ले गया। ये मॉल का लोडिंग डॉक था। हवा में नमी की बदबू आ रही थी। इस तरफ, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस के ढेर के पीछे छिपने के लिए खींचा। सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आने लगी। वो पास आते जा रहे थे। वो दो आदमी हमारा पीछा कर रहे थे। सॉन्गसी ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मैंने अपनी उंगली होठों पर रखी और उसे चुप रहने का इशारा किया। जैकेट पहने दो आदमी भागते हुए फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर पर आए। उन्होंने इधर उधर देखा। कहाँ गए वो? शिट, वो हाथ से निकल गए। अलग होकर ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। एक आदमी हमारी तरफ बढ़ने लगा। वो पास आता गया। मैंने अपनी कमर के पीछे से एक पेन निकाला। यही मेरा अकेला वेपन था। जैसे ही वो आदमी उस कोने के पास पहुंचने वाला था जहां हम छिपे थे, उसका वॉकी टॉकी बज उठा। टीम बी रिपोर्टिंग, टारगेट्स नॉर्थ गेट से निकल गए हैं, उन्होंने टैक्सी ली है। ये आदमी एक सेकंड के लिए रुका, फिर उसने गाली दी। फक, ये हमें भटकाने की चाल है। वो तुरंत मुड़ा और अपने पार्टनर के साथ नॉर्थ गेट की तरफ भागा। कदमों की आवाज जल्द ही गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। ये मैसेज मेरे आदमी का था। प्लान उन्हें भटकाने का ही था। मेरे लोग ये झूठ दिखा रहे थे कि हम भाग गए हैं ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल सके। हमने 5 मिनट और इंतजार किया। सब सेफ है ये कंफर्म करने के बाद मैंने सॉन्गसी को कार्डबोर्ड बॉक्सेस के पीछे से बाहर निकाला। क्या हम सेफ हैं? उसने कांपते हुए पूछा। अभी के लिए सेफ है। मैंने उसे लोडिंग डॉक के दूसरे एग्जिट की तरफ ले गया। वहां एक काली ऑडी पहले से चुपचाप इंतजार कर रही थी। कार का ग्लास नीचे हुआ। ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी ने मेरी तरफ सर हिलाया। वो मेरा लियाजिन था, कोड नेम ओल्ड के। हम जल्दी से कार में बैठ गए। कार खामोशी से रात के अंधेरे में आगे बढ़ गई। कहाँ चलना है? ओल्ड के ने पूछा। 37 जिंगान रोड, वेस्ट सिटी, मैंने कहा। ये सॉन्गसी और मेरे लिए तय किया हुआ सेफ स्पॉट था। ये एक सेफ हाउस था जो मैंने 9 साल पहले एक नकली नाम से खरीदा था। कार में सॉन्गसी आखिरकार थोड़ी टूट गई। उसने अपने घुटने पकड़ लिए। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। लुयान, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग बुरे लोग हैं। मैंने अपना कोट उतारकर उस पर डाल दिया। मैंने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। डरो मत। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था? उन्होंने तुम्हें कब से टारगेट करना शुरू किया? सॉन्गसी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। आधे साल पहले झू युआन हांग नाम का एक आदमी मुझे मिला। झू युआन हांग, ये नाम सुना सुना लगा। उसने कहा कि वो तुम्हारा पुराना दोस्त है। उसने कहा तुम एक मिशन पर गए हो और किसी मुसीबत में फंस गए हो, इसलिए उसने तुम्हारी जगह मेरा ध्यान रखना था। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे तुम्हारी बहुत सारी पुरानी फोटोज दिखाई। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि तुम्हारी फेवरेट डिश मेरे हाथ की बनी स्वीट एंड सावर रिब्स है। मेरा दिल बैठ गया। झू युआन हांग, मुझे याद आया वो कौन था। अंडरकवर जाने से पहले वो पुलिस एकेडमी में मेरा क्लासमेट था। हमारे बीच कोई खास दोस्ती नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया था। उसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? फिर क्या हुआ? मैंने आगे पूछा। फिर वो अक्सर हमारे घर आने लगा। उसने प्लम्बिंग ठीक करने में मेरी मदद की, खराब बल्ब बदले, एक ध्यान रखने वाले बड़े भाई की तरह। 1 महीने पहले तक। सॉन्गसी की आवाज कांपने लगी। 1 महीने पहले उसने अचानक मुझे बताया कि शायद तुम इस मिशन से वापस नहीं आ पाओगे। उसने कहा कि पुलिस ने तुम्हें शहीदों की लिस्ट में डाल दिया है। उसने कहा उसके पास तुम्हें बचाने का एक रास्ता है, लेकिन उसे मेरा साथ चाहिए। मैं तुरंत घबरा गई। मैंने उससे तुम्हें बचाने की भीख मांगी। फिर वो कुछ लोगों को लेकर आया ताकि हमारे घर में वो डिवाइसेस लगाए जा सके। उसने कहा ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम्हें बचाने वाले सबूत इकट्ठा करने के लिए है। उसने ये भी कहा कि जब तुम वापस आओ तो तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर रखना होगा और उसके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। सॉन्गसी की बात सुनकर मेरे हाथ की मुट्ठी कसती जा रही थी। हरामी झू युआन हांग का ये पूरा नाटक शुरू से ही एक धोखा था। उसने सॉन्गसी की मेरे लिए फिक्र और प्यार का फायदा उठाया और उसे एक कठपुतली बना दिया जिसे वो कंट्रोल कर सके। कैसी प्रोटेक्शन, कैसा बचाना? जो लिसनिंग बग्स उसने लगाए थे वो पूरे टाइम मेरे लिए ही थे। वो मुझसे क्या चाहता है? वो इंटेल जो मैंने 9 साल अंडरकवर रहकर इकट्ठा किया था, या कुछ और ही? हम जल्दी 37 जिंगान रोड, वेस्ट सिटी पहुंच गए। ये एक बिल्कुल आम पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। सेफ हाउस 3rd फ्लोर पर था। हमने लॉक खोला और अंदर घुसे। कमरा बिल्कुल साफ था। साफ पता चल रहा था कि कोई रेगुलर सफाई करता है। ओल्ड के ने पूरी जगह चेक की। ये कंफर्म करने के बाद उसने मेरी तरफ सर हिलाया। ये जगह सेफ है, मैं बाहर पहरा दूंगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। ये कहकर उसने दरवाजा बंद किया और चला गया। कमरे में बस मैं और सॉन्गसी बचे थे। मैंने उसके लिए गर्म पानी का कप डाला। क्या तुम्हें याद है कि झू युआन हांग ने कोई चीज छोड़ी हो या तुम्हें अपने पास रखने को कहा हो? सॉन्गसी ने पानी का कप पकड़ा और याद करने की कोशिश की। फिर अचानक उसके चेहरे से लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें बचाने की चाबी है। उसने मुझे इसे अच्छे से छिपाने को कहा था और जब तुम वापस आओ तो तुम्हारे हाथ में देने को कहा था। ये कहते ही वो जल्दी से बेडरूम में गई। एक पल बाद वो एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स लेकर बाहर आई। उसने बॉक्स खोला। अंदर कोई ज्वेलरी नहीं थी। इसकी बजाय एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल दिखने वाला कफलिंग था। मैंने कफलिंग अपने हाथ में लिया। ये हाथ में ठंडा और काफी भारी लग रहा था। ये कोई आम मेटल नहीं था। मैंने इसे अपनी हथेली में रखकर ध्यान से चेक किया। इसका स्टाइल काफी पुराना था।
उस पर एक हल्का सा निशान बना हुआ था, लिपटा हुआ स्कॉर्पियन। जैसे ही मैंने वो निशान देखा, मेरी आंखें फट के फट गईं। स्कॉर्पियन, ये बॉर्डर के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल ब्लैक क्रैब का सिंबल है। मैंने 9 साल अंडरकवर रहकर इसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। झू युआन हांग एक डोमेस्टिक पुलिस ऑफिसर है। उसके पास ब्लैक क्रैब की चीज कैसे आई? और कफलिंग की घिसावट को देखकर लगता था किसी ने इसे सालों तक पहना है। ये जरूर कोई आम चीज नहीं थी। मैंने अपने नाखून से कफलिंग के एज को हल्का सा उठाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। कफलिंग का पीछे का हिस्सा खुल गया। अंदर एक छोटी सी जगह मिली जिसमें नाखून से भी छोटा मेमोरी कार्ड था। मेरी धड़कन रुक सी गई। मिल गया। यही जू वानहंग का असली मकसद था। वो मेरी बातें सुनना नहीं चाहता था या मुझसे कोई सीक्रेट इंटेल नहीं निकालना चाहता था। उसका असली प्लान ये था कि मैं इस मेमोरी कार्ड को उसकी बताई जगह पर ले जाऊं या किसी खास आदमी के हाथ में दे दूं। उसने मुझे सबसे सुरक्षित कुरियर समझा क्योंकि मैं अभी वापस आया था। मेरा रिकॉर्ड साफ था और मुझे बहुत से सम्मान मिले थे। किसी को मुझ पर शक नहीं होता। और सॉन्ग सी उसकी हॉस्टेज थी ताकि वो मुझे कंट्रोल कर सके। क्या चाल थी! एक तीर से दो शिकार। ये क्या है? सॉन्ग सी ने मेरे हाथ में मेमोरी कार्ड को देखा और धीमी आवाज में पूछा। ये एक मुसीबत की चीज है। मैंने कफलिंग बंद किया और उसे वापस ज्वेलरी बॉक्स में रख दिया। हम अभी इस चीज को हाथ नहीं लगा सकते। क्या जू वानहंग ने तुमसे कहा था कि ये चीज मिलने के बाद क्या करना है? सॉन्ग सी ने ना में सर हिलाया। उसने बस इतना कहा था कि जब तुम वापस आओगे तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। उसने कहा उसके पास हमारी हर हरकत पर नजर रखने के रास्ते हैं। तो घर के बग्स, उसे पता चल गया होगा कि वो अब बेकार है। अगर उसने मम्मी पापा को नुकसान पहुंचाया तो? सॉन्ग सी अपनी बात पूरी करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे भी इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता है। जू वानहंग जैसा आदमी बेहद बेरहम है और अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक बार उसे पता चल गया कि हम उसकी निगरानी से बाहर हैं तो उसका पहला कदम जरूर हमारी कमजोरी पर अटैक करना होगा। और हमारी कमजोरी हमारे मम्मी पापा हैं। मैंने तुरंत वो नया फोन निकाला और ओल्ड के का नंबर मिलाया। ओल्ड के, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करो। अभी लोगों को मेरे मम्मी पापा और मेरे सास ससुराल की हिफाजत के लिए भेजो। याद रखना, ये टॉप लेवल की प्रोटेक्शन है। कोई भी 24/7 अपनी जगह से नहीं हटेगा ही। साथ ही जू वानहंग नाम का आदमी ढूंढो। उसने पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है। उम्र लगभग 35 से 36 साल है। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। कॉल के दूसरी तरफ ओल्ड के ने साफ आवाज में जवाब दिया। समझ गया। कॉल काटने के बाद मैंने सॉन्ग सी के पीले चेहरे को देखा और दिल में बहुत गिल्ट हुआ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में घसीट लिया। अगर मैं ना होता तो वो एक आराम और अच्छी जिंदगी जी रही होती। लेकिन सॉन्ग सी ने ना में सर हिलाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम ये क्या बोल रहे हो? हम पति पत्नी हैं। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि उस हरामी पर इतनी आसानी से भरोसा कर लिया। मैंने उसे कस के अपने गले लगा लिया। नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम बस मुझसे बहुत प्यार करती हो। खिड़की के बाहर रात और गहरी होती गई। ये रात बिना सोई बीतने वाली थी। मैं लिविंग रूम के सोफा पर बैठा उस ठंडे कफलिंग को हाथ में घुमाता रहा। मेरा दिमाग इस पूरे केस को समझने के लिए तेज चल रहा था। जू वानहंग जरूर ब्लैक स्कॉर्पियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। वो शायद पुलिस फोर्स के अंदर ब्लैक स्कॉर्पियन का लगाया हुआ एक जासूस है। इस मेमोरी कार्ड में आखिर क्या है? ब्लैक स्कॉर्पियन का कंट्री वाइड ड्रग्स नेटवर्क या भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट? चाहे जो भी हो, ये पूरे देश में तूफान लाने के लिए काफी है। और मैं, लू यान, एक अंडरकवर हीरो जो अभी वापस आया है, इस वक्त इस तूफान के बीच में हो। जू वानहंग बहुत जल्द मुझसे कांटेक्ट करेगा। वो मेरे परिवार की हिफाजत का डर दिखाकर मुझे झुकाने की कोशिश करेगा। मैं बस बैठकर तबाही का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आगे बढ़ना होगा। सुबह होने को थी तब ओल्ड के ने मुझे कॉल किया। बॉस, सारे आदमी लगा दिए गए हैं। आपके और सास ससुराल सभी सेफ हैं। हमने जू वानहंग की जानकारी भी निकाल ली है। इस आदमी का रिकॉर्ड शक होने से भी ज्यादा साफ है। उसने पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और आगे बढ़ता गया। अभी वो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन डिटैचमेंट का डेप्यूटी कप्तान है। सब कहते हैं कि वो बहुत मेहनत करने वाला आदमी है। उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बहुत स्ट्रांग है। उसमें किसी तरह की कोई खराबी का निशान तक नहीं है। मैंने एक ठंडी मुस्कान हंसी। जितना साफ उसका रिकॉर्ड है, उतनी ही बड़ी बात वो छुपा रहा है। वो अभी कहाँ है? मैंने पूछा। वो कल रात ही शहर से निकल गया। वो दक्षिण में युनगांग सिटी की तरफ गया है। युनगांग सिटी? मेरा दिल फिर से बैठ गया। युनगांग बॉर्डर के पास एक कोस्टल सिटी है। ये देश में ब्लैक स्कॉर्पियन के ड्रग्स का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब भी है। वो वहां किस लिए जा रहा है? ब्लैक स्कॉर्पियन के लोगों से मिलने? या उसे पहले से पता चल गया कि मेमोरी कार्ड मेरे पास है? क्या वो भागने का प्लान बना रहा है? नहीं, अगर वो भागना चाहता तो अकेला नहीं जाता। उसके पास जरूर कोई दूसरी चाल होगी। बॉस, अब हम क्या करें? क्या हमें अपने अफसरों को बताना चाहिए? मैंने एक पल के लिए खामोश रहा। अभी नहीं। हमें नहीं पता कि पुलिस फोर्स के अंदर जू वानहंग के और भी साथी हैं या नहीं। अभी बताने से दुश्मन होशियार हो जाएगा। ओल्ड के, अपनी टीम को अभी युनगांग ले जाओ। जू वानहंग पर पूरी नजर रखना। याद रखना, बस नजर रखना, कोई गलत कदम मत उठाना। मुझे जानना है कि वो किससे मिलता है और क्या करता है। हाँ बॉस। कॉल काटने के बाद मेरे दिमाग में एक बड़ा प्लान आया।
जू वानहंग, तुम खेलना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ आखिर तक खेलूंगा। तुम मुझे अपना अंदर का आदमी बनाना चाहते हो? अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए वही बनने का नाटक करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा ये जाल कितना बड़ा है। सॉन्गसी ने नाश्ता बना लिया था, दलिया और फ्राइड एग्स। कल के झटके के बाद अभी तक वो पूरी तरह संभल नहीं पाई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। खाने के बाद यहां आराम करना, कहीं मत जाना। ओल्ड के आदमी बाहर पहरा दे रहे हैं। ये जगह बिल्कुल सेफ है, मैंने उससे कहा। सॉन्गसी ने हाँ में सर हिलाया। आंखों में फिक्र थी। और तुम क्या फिर से खतरा उठाने जा रहे हो? मैं थोड़ा मुस्कुराया और उसके बालों को छुआ। आराम से रहो, मैं 9 साल पहले वाला लापरवाह लड़का नहीं हूं। अब मैं शिकारी हूं और वो शिकार है। खाने के बाद मैंने साफ कपड़े पहने। मैंने कफलिंग को ध्यान से अपनी अंदर वाली जेब में रखा। फिर मैं सेफ हाउस से बाहर निकल गया। मैंने कार नहीं चलाई, बस एक आम नागरिक की तरह धूप में चलने लगा। मैं किसी खास जगह नहीं गया, बस सड़क पर बिना किसी मकसद के घूमता रहा। मैं जू वानहन के कॉल का इंतजार कर रहा था। वो जरूर कॉल करेगा। उसे ये कंफर्म करना था कि उसकी बात मानने वाला अभी भी उसके कब्जे में है। सही में सुबह 10 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, एक बदली हुई भारी आवाज। ऑफिसर लू, 9 साल बाद मिल रहे हैं, उम्मीद है तुम ठीक हो। वो जू वानहंग था। जू वानहंग, तुम इस नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो? मैंने हैरान होने का नाटक किया। है, काम की बात करते हैं ऑफिसर लू। मुझे यकीन है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें वो गिफ्ट दे दिया होगा, है ना? कौन सा गिफ्ट? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। मैं अनजान बनता रहा। दूसरी तरफ से आवाज ठंडी हो गई। लू, ये मेरे सामने चालाकी मत करो। मुझे पता है तुमने कल नाटक करके छिपने की कोशिश की। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ज्यादा होशियार मत बनो। तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे सास ससुराल इस वक्त पार्क में घूम रहे होंगे, है ना? मुझे बताओ, अगर एक तेज ट्रक उनसे टकरा जाए तो क्या होगा? ये एक खुला डर था। मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया, लेकिन मेरी आवाज शांत रही। आखिर तुम चाहते क्या हो? सीधी बात, वो चीज युनगांग सिटी ले जाओ। तुम्हारे पहुंचने के बाद मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। याद रखना, अकेले आना। अगर तुमने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की या कोई चाल चली तो तुम खुद जिम्मेदार हो। ये कहकर कॉल कट गया। मैं वहां फोन पकड़े खड़ा रहा। काफी देर तक हिल नहीं सका। मछली कांटे में फंस गई थी। वो सच में चाहता था कि मैं युनगांग जाऊं। मैं भी यही चाहता था। मैंने तुरंत ओल्ड के को मैसेज भेजा, टारगेट कंफर्म हो गया है, मैं अभी युनगांग सिटी जा रहा हूं, तुम लोग पुराने प्लान पर चलो। फिर मैंने मैसेज मिटा दिया, टैक्सी रोकी और सीधे हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन की तरफ चला गया। मैंने युनगांग की पहली ट्रेन की टिकट खरीदी, सिक्योरिटी चेक करवाया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। मेरी हर एक हरकत एक लाचार आम नागरिक की तरह लग रही थी जो अपने परिवार को बचाने जा रहा था। मुझे पता था कि जू वानहंग के जासूस चुपके से मुझे देख रहे होंगे। मुझे उन्हें भरोसा दिलाना था कि मैं झुक चुका हूं। 4 घंटे बाद हाई स्पीड ट्रेन युनगांग सिटी पहुंच गई। मैं स्टेशन से बाहर निकला। एक गर्म बदबूदार हवा मेरे चेहरे से टकराई। मेरा फोन फिर से बजा। ये वही अनजान नंबर था। ननवान पियर आओ। याद रखना, कोई पुलिस कार नहीं। एक और छोटा ऑर्डर और फिर कॉल कट गया। मैं ठंडा हंसा। स्टेशन स्क्वायर से बाहर निकला, टैक्सी में बैठा। भाई, नैनवान पियर चलो। टैक्सी शहर से गुजरने लगी। खिड़की के बाहर का नजारा तेजी से पीछे छूट रहा था। मैं एक वक्त पर युनगांग सिटी में 3 साल रह चुका था। ब्लैक स्कॉर्पियन ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचने के लिए मैंने यहां डॉक पर काम किया, बिना लाइसेंस वाली टैक्सी चलाई, यहां तक कि अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैचेस में लड़ाई भी की। यहां की हर सड़क, हर कोना मुझे जुबानी याद था। जोई वानहांग ने डील के लिए ये जगह चुनी, मतलब उसने गलत जगह चुनी थी। ये मेरा इलाका था। टैक्सी जल्दी ही नैनवान पियर पहुंच गई। ये युनगांग सिटी का सबसे बड़ा फ्रेट टर्मिनल था, जहां कंटेनर्स के पहाड़ जैसे ढेर लगे हुए थे। ढलती शाम हो रही थी। डॉक के सारे मजदूर काम खत्म करके जा चुके थे, इसलिए जगह थोड़ी खाली और शांत लग रही थी। मैं गाड़ी से उतरा। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मैं अकेला पियर के अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। समुद्री हवा चली और जमीन से धूल उड़ने लगी। माहौल थोड़ा भारी होने लगा। मैं वेयरहाउस 3 के दरवाजे पर पहुंचा। मेरा फोन फिर से बजा। अंदर जाओ, अंदर टेबल पर एक नया फोन रखा है, उस फोन से मुझसे कांटेक्ट करो। मैंने वेयरहाउस का आधा बंद लोहे का दरवाजा धकेला। मछली की तेज बदबू मेरे चेहरे से टकराई। वेयरहाउस में काफी अंधेरा था, बस ऊंची खिड़कियों से ढलते सूरज की कुछ किरणें अंदर आ रही थीं। सही में, बिल्कुल बीच में एक पुरानी टेबल रखी थी। टेबल पर एक काला सीनियर फोन चुपचाप पड़ा था। मैं वेयरहाउस के अंदर गया। लोहे का दरवाजा चरचराकर मेरे पीछे धीरे से बंद हो गया। पूरा कमरा तुरंत और गहरी डार्कनेस में डूब गया। मैं घबराया नहीं, इसके बजाय पहले रोशनी से आंखें मिलाने के लिए दीवार से टिक गया। मेरी आंखें जल्दी ही अंधेरे की आदी हो गईं। वेयरहाउस बहुत बड़ा था। यहां तरह तरह के मछली पकड़ने के सामान और कचरा भरा हुआ था। हवा में मछली की बदबू के अलावा इंजन ऑयल की भी हल्की महक थी। मैं धीरे धीरे टेबल की तरफ बढ़ा और वो सीनियर फोन उठाया। ये बहुत हल्का था, सबसे सिंपल मॉडल। इससे बस कॉल और मैसेज हो सकते थे। मैंने उसे ऑन किया। फोन की स्क्रीन चमकी। नेटवर्क के सारे बार्स आ रहे थे।
जैसे ही मैंने फोन हाथ में लिया वो वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर अनजान नंबर दिखा। मैंने आंसर बटन दबाया। ऑफिसर लू, फोन मिल गया? वो अभी भी जो युआन हांग की ही भारी आवाज थी। मिल गया। अब अपना पुराना फोन ऑफ करो, उसकी बैटरी निकालो और अपने लेफ्ट साइड वाले डिब्बे में फेंक दो। मैंने वैसा ही किया। मैंने हाई स्पीड रेल स्टेशन से खरीदा नया फोन ऑफ किया, बैटरी निकाली और पास के काले पानी से भरे लोहे के डिब्बे में फेंक दिया। बहुत अच्छे। जो युआन हांग की आवाज काफी संतुष्ट लगी। अब गिफ्ट निकालो और टेबल पर रख दो। मैंने अपनी अंदर वाली जेब से वो ज्वेलरी बॉक्स निकाला, उसे खोला और स्कॉर्पियन कफलिंग को टेबल पर रख दिया। जो युआन हांग, तुमने चीज देख ली, मैं भी यहां हूं। क्या तुम अब मेरे परिवार को छोड़ सकते हो? मेरी आवाज में दबा हुआ गुस्सा और परेशानी थी। है। घबराओ मत ऑफिसर लू, हमें पहले माल चेक करना होता है। वहीं रुको, हिलना मत। जैसे ही उसने बात खत्म की, वेयरहाउस के सबसे पीछे अंधेरे से एक आदमी बाहर निकला। वो आदमी लंबा चौड़ा था, काली हुडी पहने हुए था। उसकी कैप काफी नीचे ढकी थी ताकि चेहरा साफ न दिखे। वो सीधे टेबल की तरफ बढ़ा। उसने कफलिंग उठाया और छोटी फ्लैशलाइट से उसे ध्यान से चेक किया। फिर उसने एक पोर्टेबल कार्ड रीडर निकाला और उस माइक्रो मेमोरी कार्ड को उसमें डाल दिया। कार्ड रीडर एक टैबलेट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। स्क्रीन पर रीड सक्सेस का आइकन आ गया। उस आदमी ने टैबलेट पर सारा कंटेंट तेजी से स्कैन किया और सर हिलाया। उसने सीनियर फोन उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। माल सही है। उसकी आवाज काफी भारी थी, लोकल एक्सेंट के साथ। ये जो युआन हांग नहीं था, ये उसका कोई साथी या ब्लैक क्रैब का कोई आदमी था। क्या आप लोगों को छोड़ सकते हो? मैंने दोबारा जोर दिया। उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फोन पर बोला, ब्रदर हैंग, माल एकदम सही है। फोन के दूसरी तरफ जो युआन हांग कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा। फिर वो हंसा। लुयान, ओ लुयान, तुम सच में अभी भी कितने भोले हो। तुम्हें जाने दूं? क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? एक जिंदा अंडरकवर हीरो मेरे लिए बहुत खतरनाक है। सिर्फ मरे हुए लोग ही हमेशा के लिए सीक्रेट रख सकते हैं। मेरा दिल जोर से बैठ गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। उसने शुरू से ही मुझे जिंदा छोड़ने का प्लान नहीं बनाया था। जो युआन हांग, तुम हरामी, मैं चिल्लाया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सारी काली करतूतें खोल दूंगा? है। जो युआन हांग पागलों की तरह हंसने लगा। खोलोगे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कौन यकीन करेगा कि एक हीरो पुलिस वाला ड्रग डीलर्स का साथी है? और तुम लुयान, एक ऐसा आदमी जो 9 साल से गायब था। क्या पता तुम 9 साल में गद्दार बन गए थे? जब तक तुम मर नहीं जाते, मैं पूरी तरह से बोल सकता हूं कि तुमने ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुराई और ड्रग डीलर्स को बेचना चाहते थे, जबकि मैं जो युआन हांग इस कॉन्फिडेंशियल इन्फो को वापस लेने की कोशिश कर रहा था, घर की सफाई कर रहा था और अपने रिश्तेदार के खिलाफ जाकर भी सही काम किया। तुम्हें क्या लगता है लोग किस पर यकीन करेंगे? कितना गंदा प्लान था। वो सारा इल्जाम मुझ पर, एक मरे हुए आदमी पर डालने वाला था। काम खत्म करो। जो युआन हांग की आवाज ठंडी और बेरहम हो गई। कचरा अच्छी तरह साफ कर देना। हुडी वाले आदमी ने फोन काट दिया। उसने अपनी कमर के पीछे से धीरे से एक चमकता हुआ छुरा निकाला और एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ने लगा। साथ ही वेयरहाउस के चारों तरफ अंधेरे से दूसरे 4-5 आदमी वैसा ही कपड़ा पहने बाहर निकले। सबके हाथ में हथियार थे, लोहे के पाइप, नाइव्स। उन्होंने मेरे चारों ओर घेरा बना लिया, मेरे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। छुरा पकड़े आदमी ने एक गंदी मुस्कान हंसी और अपनी कलाई को मोड़ा। सॉरी ऑफिसर लू, अपने आप को दोष दो कि तुम ज्यादा जान गए हो। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा। वो चीते की तरह मेरी तरफ झपटा। उसके हाथ का छुरा सीधे मेरे दिल की तरफ आया। मैं हिला नहीं, मैं बस शांति से उसे देखता रहा। जैसे ही उसका छुरा मेरे सीने में घुसने वाला था, मैंने अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान लाई। अच्छा, सच में? मुझे लगता है तुम लोग भी ज्यादा जान गए हो। मेरी बात खत्म होने से पहले एक तेज गोली की आवाज ने वेयरहाउस की सन्नाटे को तोड़ दिया। छुरा पकड़े आदमी अचानक जम गया। उसकी दोनों भौं के बीच एक खून से भरा छेद बन गया। वो गंदी मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर फ्रोजन थी, लेकिन उसका जिस्म मिट्टी का ढेर बनकर जमीन पर गिर पड़ा। वेयरहाउस में सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने मेरी तरफ डर से देखा। नहीं, उन्होंने मेरे पीछे देखा। मैंने धीरे से आगे देखा। मैंने देखा कि वेयरहाउस का बंद लोहे का दरवाजा किसी वक्त खुल चुका था। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वो ओल्ड के था। उसके हाथ में साइलेंसर वाली पिस्टल थी। गन के मुंह से अभी भी धुआं निकल रहा था और उसके पीछे दर्जनों फुल्ली आर्म्ड स्वॉट ऑफिसर्स तूफान की तरह चारों तरफ से अंदर घुसाए। काली गन की बैरल्स इंस्टेंटली वेयरहाउस के बाकी सभी लोगों पर तान दी गईं। हिलना मत पुलिस, अपने हथियार फेंक दो। उन लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उनके हाथ से लोहे के पाइप और नाइफ जमीन पर गिर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिकारी खुद शिकार बन जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि असली गेम कौन खेल रहा है। स्वॉट ऑफिसर्स ने तेजी से काम किया
और वेयरहाउस के सभी लोगों को हथकड़ियां लगा दी। टैबलेट और कफलिंग को सबसे इंपॉर्टेंट सबूत के तौर पर लिया गया और एविडेंस बैग्स में डाल दिया गया। ओल्ड के तेजी से मेरे पास आया। उसने मुझे एक बुलेट प्रूफ वेस्ट दी। बॉस, आप ठीक हैं? मैंने सर हिलाया, वेस्ट ली और पहन ली। ज़ोयुआन हंग कहाँ है? मछली जाल में फंस चुकी है। अब जाल बंद करने का ऑर्डर देने का वक्त आ गया है ना? ओल्ड के एक्साइटेड दिख रहा था। डरो मत बॉस, जब से आपने युंगांग में एंट्री ली है, हमारे लोग 3 शिफ्ट में बारी बारी से उस पर नजर रखे हुए हैं। वो लड़का ज़ोयुआन हांग खुद को बहुत होशियार समझता है, लेकिन एक्चुअली उसकी हर एक हरकत हमारी निगरानी में है। वो अभी यहां से 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव पर है। वो शायद अभी भी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है। मेरी नजर ठंडी हो गई। एक्शन टीम को अरेस्ट के लिए तैयार होने को कहो। मैं अपने इस पुराने क्लासमेट से खुद मिलने जा रहा हूं। यस सर। 15 मिनट बाद नानवान पियर के दूसरे किनारे पर एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव पर ज़ोयुआन हंग परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, जैसे किसी खबर का इंतजार कर रहा हो। वेयरहाउस का काम तो काफी पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। अभी तक किसी ने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उसके दिन में एक बुरा ख्याल आया। तभी उसका फोन बजा। ये एक अनजान नंबर था। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर भी उसने फोन उठा लिया। हेलो, ज़ोयुआन हंग। एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर वो पहचानता भी था और डरता भी था। वो लू यान था। ज़ोयुआन हंग का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। "अ, लू यान, तुम कैसे?" "हैरान हो?" मैं नाव के नीचे पियर पर खड़ा उसके घबराए हुए चेहरे को देख रहा था और ठंडी मुस्कान हंसा। "हैरान हो कि मैं मरा नहीं, या हैरान हो कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया?" ज़ोयुआन हंग ने आवाज की तरफ नीचे पियर पर देखा। जब उसने मुझे और मेरे पीछे काली गन की बैरल्स को देखा, तो वो पूरी तरह टूट गया। उसे पता चल गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। "पीछे हटो!" वो चिल्लाया। उसने अपनी कमर के पीछे से एक पिस्तौल निकाली और अपनी कनपटी पर लगा ली। "अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े, तो मैं खुद को मार दूंगा।" साथ आए स्वॉट ऑफिसर्स तुरंत अलर्ट हो गए और एक एक करके छिप गए। "गोली मत चलाना, उसे शांत करो," एक्शन टीम कमांडर ने धीमी आवाज में ऑर्डर दिया। मैंने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। मैं अकेला नाव की तरफ जाने वाले रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ा। "ज़ोयुआन हंग, तुम्हें लगता है अगर तुम मर गए तो सब खत्म हो जाएगा?" मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसके कानों तक साफ पहुंच रही थी। "अगर तुम मर गए तो तुम बस अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए मरोगे। तुमने इतने सालों में जो कुछ किया है वो सब बाहर आएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पत्नी और बच्चा जो तुमने बाहर देश में छिपाए हैं, वो बिना किसी फिक्र के चैन से जी पाएंगे? क्या ब्लैक क्रैब उन्हें छोड़ देगा? तुम्हारे बिना उनकी ब्लैक क्रैब के लिए क्या कीमत है?" ज़ोयुआन हंग का गूंद पकड़ा हाथ जोर जोर से कांपने लगा। उसका परिवार ही उसकी एकमात्र कमजोरी था। "तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा कोई परिवार बाहर देश में नहीं है।" "सच में?" मैंने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और उसके सामने डेक पर फेंक दी। फोटो में खूबसूरत औरत एक 7-8 साल के बच्चे के साथ बाहर देश के बीच पर खेल रही थी। पीछे एक आलीशान विला दिख रहा था। जब ओल्ड के उसकी जानकारी निकाल रहा था, तो उसने टेक्निकल तरीके से ये ढूंढ निकाला था। "तुम्हारी पत्नी चन जिंग 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन के नाम पर बाहर देश चली गई थी। तुम्हारा बेटा जोश याओवान अभी बाहर के टॉप प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहा है। हर साल तुम अंडरग्राउंड बैंक्स के जरिए उन्हें मोटी रकम भेजते हो। ये सारा पैसा अपने साथियों को धोखा देने और देश को बेचने से आया है ना?" मेरे एक एक लफ्ज के साथ ज़ोयुआन हंग का चेहरा और पीला पड़ता गया, यहां तक कि वो बिल्कुल बेजुबान हो गया। "नहीं, उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। वो बेकसूर हैं।" उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। एक तेज आवाज के साथ उसके हाथ से गन डेक पर गिर गई। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत छिन गई हो और वो जमीन पर गिर पड़ा। स्वॉट टीम ने तुरंत आगे बढ़कर उसे कसकर पकड़ लिया। ठंडी हथकड़ी उसके उन हाथों में लगी जिन पर उसे कभी बहुत घमंड था। मैं उसके पास गया, उसे देखा और बोला, "ज़ोयुआन हंग, तुम गलत थे। कानून का जाल बहुत बड़ा है। वो किसी भी गुनहगार को बचने नहीं देता। तुमने सोचा था कि तुमने अपने निशान पूरी तरह मिटा दिए हैं, लेकिन जिस पल तुमने धोखा देने का रास्ता चुना, तुम उसी पल हार गए थे।" इंटेरोगेशन रूम के अंदर की लाइट्स काफी तेज और सफेद थीं। ज़ोयुआन हंग कर्शी पर बैठा बेजान दिख रहा था। उसने मुकाबला करना पूरी तरह छोड़ दिया था और सब कुछ कबूल कर लिया था। पता चला कि जब वो पुलिस एकेडमी में था, तो उसके परिवार पर काफी बड़ा कर्जा हो गया था और उसे ब्लैक स्कॉर्पियन ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट कर लिया था। उन्होंने उसका कर्जा चुकाने का लालच देकर उसे फंसा लिया और उसे अपना जासूस बना लिया। इतने सालों में उसने अपने ओहदे का इस्तेमाल करके पुलिस की इंटरनल जानकारी ब्लैक स्कॉर्पियन को दी, जिससे वो बार बार हमारी रेड से बचते रहे। उस मेमोरी कार्ड में जो डेटा था, उसमें ब्लैक स्कॉर्पियन के नए मनी लॉन्ड्रिंग रूट्स और उनके मेन मेंबर्स के छिपने की जगहें थीं।
ये ब्लैक स्कॉर्पियन के अंदर की लड़ाई का नतीजा था। उनका एक लीडर पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहता था। उन्होंने ज़ो युआन हंग को इस काम के लिए चुना, फिर मुझे, नए अंडरकवर हीरो को सबसे सेफ कुरियर के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका प्लान लगभग परफेक्ट था। अफसोस कि उन्होंने एक बात का गलत अंदाजा लगाया। उन्होंने एक पति अपनी पत्नी को कितना समझता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया। उन्होंने एक अंडरकवर पुलिस वाले के खतरे के इशारों को समझने और पुलिस के क्राइम के खिलाफ लड़ने के इरादे को भी बहुत कम समझा। इस केस का आगे का काम काफी मुश्किल और कॉन्फिडेंशियल था। ज़ो युआन हंग और उसके पीछे का पूरा नेटवर्क एक ही बार में खत्म कर दिया गया। मेमोरी कार्ड से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके हमने बॉर्डर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन स्कॉर्पियन टेल शुरू किया। ब्लैक स्कॉर्पियन ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा झटका लगा जो पहले कभी नहीं लगा था। ये सब उस छिपी फ्रंट लाइन पर हुआ। जब मैंने सारे हैंडओवर और इंटेरोगेशन के कागजात पूरे कर लिए तो मुझे आखिरकार 9 साल से रुकी हुई छुट्टी मिल गई। जिस दिन मैंने टीम को रिपोर्ट किया, चीफ ने खुद मुझे फर्स्ट क्लास मेडल लगाया। मेरे सारे साथियों ने मुझे सल्यूट किया। उस वक्त धूप काफी अच्छी थी। मुझे अचानक लगा कि 9 साल का अंधेरा और अकेलापन सब वसूल हो गया। मैं स्टेशन पर ज्यादा देर नहीं रुका। एक ऐसी थी जिसके बारे में मैं सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। मैं गाड़ी चलाकर उस सेफ हाउस गया जो सॉन्गसी और मेरा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, खाने की महक आई। सॉन्गसी एप्रन पहने किचन में काम कर रही थी। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वो मुड़ी और मुझे देखा और मेरे सीने पर चमकता मेडल देखा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं उसके पास गया और उसे पीछे से प्यार से गले लगाया। मैं वापस आ गया, मैंने कहा। घर वापस आने पर स्वागत है। उसकी आवाज रोने की वजह से थोड़ी भारी थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें फिर से परेशान किया। बेवकूफ हो तुम। वो मुड़ी, अपने हाथ से मेरा चेहरा पोंछा और बोली, मैंने पहले कभी इतना आराम महसूस नहीं किया जितना अभी कर रही हूं। हाँ, आराम। अब घर में कोई ठंडे बग्स नहीं है। दरवाजे के बाहर कोई खतरनाक नजर नहीं है। हम दुनिया के सबसे आम पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। बिना किसी तीसरे के सुनने के डर से छोटी मोटी बातें कर सकते हैं। हमने ये खाना बहुत धीरे और आराम से खाया। कोई मोर्स कोड का झंझट नहीं, कोई छुपी हुई बातें नहीं, बस साधारण घर का खाना और सबसे प्यारी नजर। खाने के बाद मैंने बर्तन धोने की जिद की। सॉन्गसी किचन के दरवाजे से टिककर मुझे देख रही थी। लुयान, मैं मुड़ा और उसकी आंखों में डर देखा। मैं उसके पास गया और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा मिशन पूरा हो गया है। अब से मेरा इकलौता मिशन तुम हो। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी कमी पूरी करने में लगा दूंगा। सॉन्गसी की आंखें फिर से लाल हो गईं। वो अपने पैरों के बल खड़ी हुई और अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। ये किस बहुत प्यारा और आरामदायक था, लेकिन इसमें 9 साल का इंतजार और दर्द भरा था। अगले दिन हम उसके असली मम्मी पप्पा के घर गए। जब मेरे सास ससुर ने हमें देखा तो उनकी परेशानी आखिरकार दूर हो गई। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्हें बस लगा कि हम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था। दोपहर को हम मेरे मम्मी पप्पा से मिलने गए। जब उन दोनों बुजुर्गों ने मुझे देखा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बार बार देखते हुए फुसफुसाए, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। उस रात हम उस सेफ हाउस वापस नहीं गए। हम अपने असली घर वापस गए। वो जगह जो हमारी 9 साल की यादों से भरी थी। हमने दरवाजा ढकेला, सब कुछ वैसा ही था जैसा हम छोड़कर गए थे। साफ खिड़कियों से धूप जमीन पर आ रही थी। बालकनी पर फूल खिले हुए थे। सॉन्गसी मेरे सीने से टिक गई और धीरे से बोली, लुयान, मैं घर की सारी चीजें नई खरीदना चाहती हूं। मैं एक सेकंड के लिए रुका और बोला, क्यों? ये सारी चीजें अभी भी अच्छी कंडीशन में है ना? मैं माजी की सारी बुरी यादों को फेंकना चाहती हूं। मुझे लगता है हमारे घर को एक नई शुरुआत मिलनी चाहिए। मैंने उसे देखा और समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। मैं मुस्कुराया और उसके माथे को चूमा। अच्छा, जैसा तुम कहो। हम कल नया फर्नीचर खरीदने चलेंगे। हम इस जगह को वैसा बनाएंगे जैसा हम दोनों को पसंद है, क्योंकि हमारे पास आगे एक लंबा सफर है। हम 9 साल के इस खालीपन को एक एक करके भरेंगे। आने वाले दिन काफी आरामदायक और आम थे। सॉन्गसी और मैं बिल्कुल नए घर में आए किसी भी नए जोड़े की तरह थे। हमने साथ में फर्नीचर मॉल्स में शॉपिंग की। सोफा का कलर कौन सा हो, इस बात पर बहस की। हम साथ में सुपरमार्केट भागे ताकि डिस्काउंटेड सब्जियां और दूध ले सकें। हमने साथ में रेसिपीज ढूंढी और किचन का कचरा कर दिया। वो सारे काले बादल जो एक वक्त पर हमारा दम घोट रहे थे, ऐसा लगा जैसे पुराने फर्नीचर के साथ सीधे कचड़ेदान में चले गए हैं। हमारा घर हर दिन और ज्यादा प्यारा लगने लगा। एक दिन मैं बालकनी पर उस फूल के पौधे को पानी दे रहा था, तभी सॉन्गसी ने मुझे पीछे से गले लगा लिया। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शायद मैं प्रेग्नेंट हूं। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। पानी देने की मेरी हरकत वहीं रुक गई। मैं तेजी से उसकी तरफ घूमा। मेरी आंखें फट के भट रह गईं। क्या कहा तुमने?
सॉन्गसी मेरे रिएक्शन पर हंसी। उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसने अपने पीछे से एक छोटी सी प्रेगनेंसी टेस्ट किट निकाली। उस पर 2 साफ लाल लाइंस थीं। मैं उन 2 लाल लाइंस को देखता रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। काफी देर बाद आखिरकार मेरी आवाज निकली, सच में? मैंने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और बालकनी पर गोल गोल घूमने लगा। ये तो कमाल हो गया। मैं पापा बनने वाला हूं। मैं पापा बनने वाला हूं। मैं एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से हंस रहा था और चिल्ला रहा था। सॉन्गसी को गोल घूमने से चक्कर आने लगे। वो मेरी पीठ पर मारने लगी। अरे बाप रे, मुझे नीचे उतारो, बच्चे का ध्यान रखो। तब मैं होश में आया। मैंने उसे ध्यान से जमीन पर उतारा और नीचे बैठकर अपना कान उसके पेट पर लगा लिया। मुझे सुनने दो, मुझे सुनने दो। बुद्धू, इस स्टेज पर कुछ नहीं सुनाई देता, समझे? सॉन्गसी ने प्यार से मेरे सर पर छुआ, लेकिन मेरे चेहरे पर एक सीरियस लुक था। मुझे तो सुनाई दिया। मैंने उसे कहते सुना, हाय डैडी। गरम धूप हम पर पड़ रही थी। उस पल मुझे लगा कि मैं पूरी दुनिया का सबसे किस्मत वाला आदमी हूं। 9 साल के अंडरकवर काम में मैंने अपने मम्मी पापा के साथ बिताने वाला काफी टाइम खो दिया। वो साल खो दिए जो मैं अपनी पत्नी के साथ बिताए थे। लेकिन अब किस्मत ने सबसे अच्छे तरीके से उसकी भरपाई कर दी थी। उसने मुझे एक नया रूप दिया, बाप का, और एक नया मिशन दिया, अपनी पत्नी और अपने आने वाले बच्चे की हिफाजत करने का। इस मिशन की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, न ही कोई एंड पॉइंट था। मैं अपनी पूरी जिंदगी से पूरा करने में लगा दूंगा। 1 साल बाद शहर के बाहर एक छोटे से विला में आंगन के घास पर एक छोटा लड़का जो अभी अभी चलना सीख रहा था, एक रबर की बॉल के पीछे लड़खड़ाता हुआ भाग रहा था। मैं पास की बेंच पर बैठा उसे देख रहा था। सॉन्गसी कटे हुए फलों की प्लेट लेकर आई। वो मेरे बगल में बैठी। देखो, वो कितना तेज भाग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वो मुझ पर गया है। मैंने घमंड से अपनी भौहें उठाईं। छोटा लड़का भागते भागते थक गया, बॉल छोड़कर अपने छोटे छोटे पैरों से लड़खड़ाता हुआ हमारी तरफ भागा। पापा, मैंने अपनी बाहें खोली और उसे कस के पकड़ लिया। उसने मेरे गाल पर एक जोर का किस किया, जिससे लाल टपक गई। सॉन्गसी ने एक टिश्यू लिया और मुस्कुराते हुए इसे पोंछा। शुक्रिया। सुनो, उसने अचानक कहा। किस बात का शुक्रिया? जिंदा वापस आने के लिए शुक्रिया, और मुझे एक घर देने के लिए शुक्रिया। मैंने उसे देखा, फिर अपनी गोद में अपने बच्चे को देखा। मेरा दिल प्यार से भर गया। मैंने उसका हाथ कस के पकड़ा। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों का करना चाहिए। तुम दोनों की वजह से मुझे लगता है कि जिंदगी जीने के काबिल है। Make sure to like the video, subscribe to the channel, and stay tuned for more stories.